ही में एक न्यूज सामने आई कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के एक लीडर हैं, इनकी बेल पर रोक लगा दी, यानी कि स्टे कर दिया। अब हमें यह पता है कि इनकी बेल पर स्टे कर दिया है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि इन्होंने कौन सी बेल अप्लाई करी थी? क्योंकि बेल भी बहुत तरीके की हो सकती है। बोर्ड पर आपको 3 वर्ड दिख रहे होंगे, ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि ये कोर्ट्स के अंदर भी, प्रैक्टिस के अंदर बहुत कम यूज होने वाली टर्म है, जो कि बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं इस केस से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल। अगर आप अपनी लीगल अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई भी लॉ से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जिसका नाम है लॉ आसान विद आदित्य। देखिए, इस केस के अंदर हुआ क्या था, मैं पहले आपको मोटा मोटा बता देता हूं। इनका एक टसल हुआ हेमंत बिस्वा, जो कि असम के सीएम हैं, उनकी वाइफ के साथ। इन्होंने ये कहा कि उनकी वाइफ के पास बहुत सारे कंट्रीज के पासपोर्ट्स हैं, तो ये अपने आप में एक मुद्दा तूल पकड़ गया, जिन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर कर दी। ठीक है, अब एफआईआर हुई है तो इन्होंने बेल लगा दी। अब ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इंपॉर्टेंट केस लॉज के साथ मैं आपके साथ डील करने वाला हूं। आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए, इस केस का नाम क्या है? इस केस का नाम है द स्टेट ऑफ असम वर्सेस पवन खेड़ा। ये 2026 का केस है, अभी अभी का केस है। ठीक है, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, यहां पर एफआईआर हुई है असम के अंदर पवन खेड़ा के खिलाफ, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं। उनके खिलाफ एफआईआर कहां हुई है? असम के अंदर, क्योंकि सीएम वो कहां के हैं? हेमंत बिस्वा असम के हैं, उनकी वाइफ भी वहीं पर रहती है, तो उन्होंने असम के अंदर एफआईआर करवा दी। अब जाहिर सी बात है भाई, किसी के खिलाफ एफआईआर हुई है तो वो बेल भी लेगा, क्योंकि एफआईआर होती सबसे पहला डर क्या होता है इंसान को कि भैया मेरा अरेस्ट हो जाएगा अब। ठीक है, तो मैं बेल के लिए जाऊंगा। अब नॉर्मली बेल के लिए आप वहां पर जाते हैं जिस कोर्ट के अंदर या जिस थाने के अंदर मैं कहूं एफआईआर हुई है, और उसको एक थाना, जो थाना होता है उसके अंदर एक कोर्ट भी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एफआईआर हुई एक थाने के अंदर, वो लास्ट में जो चार्जशीट है, वो जो केस है, एक कोर्ट के अंदर ही तो जाएगा, तो उस थाने से एक कोर्ट कनेक्टेड होती है, उसी कोर्ट के अंदर सारी बेल एप्लीकेशंस लगती हैं। लेकिन इस केस के अंदर हुआ क्या? इस केस के अंदर एफआईआर तो हुई है असम के अंदर, और बेल कहां से ली गई? तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर। कहां तो असम, कहां तेलंगाना हाई कोर्ट। बहुत अजीब सी बात है ना। इसी का नाम है ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल, यानी कि वो बेल जो कि अपने स्टेट के बाहर जाके ली जाती है। ठीक है, तो हमें 2 पॉइंट यहां पर याद रखने हैं, केस का नाम और उसके बाद एफआईआर कहां पे हुई? असम के अंदर। ठीक है, और ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर। देखिए, हमने एंटिसिपेटरी बेल के बारे में अक्सर सुना होता है, मैं भी कोर्ट्स के अंदर जाता हूं, मैं देखता हूं अच्छा एंटिसिपेटरी बेल फाइल हुई है। इसका मतलब ये वो बेल है जो कि अरेस्ट के डर से ली जाती है कि भाई कहीं मेरा अरेस्ट ना हो जाए, मैं पहले से ना एंटिसिपेटरी बेल ले लेता हूं, जिसे हम कई बार अग्रिम जमानत के नाम से भी जानते हैं। और हमें इस चीज को लेकर यहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो एंटिसिपेटरी बेल ही तो है। नहीं, ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल और एंटिसिपेटरी बेल दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो बेल कहां हुई? तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर, और असम के अंदर एफआईआर हुई थी। खैर, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया है। और सबसे बड़ी बात, एफआईआर कौन कौन से सेक्शंस के अंदर हुई है? 318 चीटिंग, 337 और 338 फॉर्जरी का, और 352 इंसल्टिंग का, 356 डेफेमेशन जिसे हम मानहानि भी कहते हैं, और 175 फॉल्स स्टेटमेंट का। ये कौन से कानून के अंदर हैं? बीएनएस, जिसे हम इंडियन पिनल कोड के नाम से जानते थे, क्योंकि अब 3 नए लॉज आ गए हैं। ठीक है, तो अब आईपीसी नहीं रहा, अब बीएनएस हो गया है, भारतीय न्याय संहिता, जिसके अंदर सारे ऑफेंसेस की लिस्ट है। तो पवन खेड़ा के खिलाफ इन ऑफेंसेस के अंदर एफआईआर हुई है। एफआईआर कहां पे हुई है? असम के अंदर, और बेल कहां पर मिली थी? तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर। अब देखिए, ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल, ये कौन सी बेल होती है? ये आउट ऑफ स्टेट ली जाती है, क्योंकि मैंने क्या बताया, हाई कोर्ट के अंदर कहां पर बेल ली? तेलंगाना, और एफआईआर कहां पे हुई? असम के अंदर। देखिए, कई बार क्या होता है कि एक इंसान सपोज करिए दिल्ली के अंदर रह रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर कहां पे हुई है? मुंबई के अंदर। ठीक है, तो नॉर्मली अब वो बेल कहां लगाएगा? मुंबई में जाके लगाएगा। लेकिन ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल आपको एक मौका देती है कि आप किसी और स्टेट के अंदर जाके बेल लगा लो। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आपने अपनी मनचाही कोर्ट सेलेक्ट की, आपने अपना मनचाहा स्टेट चुना और आपने वहां पे बेल लगा दी। आपको कुछ कनेक्शन दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि आपका घर होना चाहिए वहां पे, आपका बिजनेस होना चाहिए वहां पे, या फिर आप वहां पे काम कर रहे होने चाहिए। यानी कि जिस कोर्ट के अंदर आपके खिलाफ एफआईआर तो नहीं हुई, लेकिन आप वहां पर बेल लगा रहे हैं, उस स्टेट के साथ आपका कुछ एक कनेक्शन होना चाहिए, एक प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए। शायद इसी वजह से
पवन खेड़ा की बेल पर स्टे लगाया है, ठीक है। और ये बात मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं कि क्यों उनकी बेल पे स्टे लगा है, ऐसे क्या कारण हुए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये इमरजेंसी में ली जाने वाली बेल है। देखिए एंटिसिपेटरी बेल भी इमरजेंसी के अंदर ली जाती है, लेकिन ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल और ज्यादा इमरजेंसी के अंदर ली जाती है, क्योंकि ये लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। देखिए अगर एक बेल मिल जाती है, मैं कहूं एक एंटिसिपेटरी बेल भी मिल जाती है, और अगर वो कैंसिल नहीं होती, ठीक है, अगर वो कैंसिल नहीं होती तो वो बेल आपके केस तक चलेगी। जब तक आपका केस चलेगा आपकी बेल भी चलेगी, अनलेस वो कैंसिल ना हो जाए, ठीक है। इसका मतलब जैसे ही आदमी बेल पे छूटा और जब तक उसका ट्रायल पूरा नहीं हो जाता वो हमेशा बाहर रहेगा, उसको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, उसको जेल में नहीं डाला जाएगा। कैंसिल हो जाए तो बात अलग है। लेकिन ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल बहुत कम ड्यूरेशन के लिए मिलती है, जैसे कि 1 वीक के लिए, 1 हफ्ते के लिए। अब आप सोचेंगे 1 हफ्ते के लिए फिर बेल दे ही क्यों रहे हैं? देखिए वही इसका ऑब्जेक्ट है कि ट्रांजिट का मतलब है आप अपनी बेल को एक जगह से लेके दूसरी जगह पे लेके जाइए, ठीक है। एक तरह से ट्रांसपोर्ट करिए उस बेल को, कहां पे? जहां पे एफआईआर हुई है। इसलिए सरेंडर करिए कहां पे? बिफोर एक्चुअल कोर्ट। एक्चुअल कोर्ट मतलब जहां पे एफआईआर हुई है, जहां पे एफआईआर हुई है, ठीक है। यानी कि अगर पवन खेड़ा जी को बेल मिली तेलंगाना हाईकोर्ट से, तो अब सबसे पहले स्टेप उन्हें क्या करना है? उन्हें क्या करना था? अब उनको असम यानी कि गुवाहाटी हाईकोर्ट में जाके अपने आप को सरेंडर करना था। सरेंडर का मतलब यहां पे अरेस्ट नहीं है, अरेस्ट अलग चीज होती है, सरेंडर अलग चीज होता है। सरेंडर ये दिखाने के लिए करना है कि देखिए मेरे खिलाफ एक एफआईआर हुई थी, अब मैंने यहां पर एंटिसिपेटरी बेल ले ली है, इसका मतलब अब मुझे अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, या अरेस्ट कर भी लिया जाना चाहिए तो मेरे को छोड़ दिया जाना चाहिए। अब ये दिखाने के लिए आपको जाना तो पड़ेगा ना अपनी एक्चुअल कोर्ट के अंदर। तो ठीक है, मैंने थोड़े टाइम तक के लिए एक रिलीफ ले लिया, अब जाना मुझे अपनी मेन कोर्ट के अंदर ही है। पता लगा वो वहां से तेलंगाना से जा रहे थे असम, असम में जाती उनको पुलिस अरेस्ट कर लेती, ठीक है। तो अब उनके पास एक एंटिसिपेटरी बेल अगर है तो वो कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, वो ये दिखा सकते हैं देखिए एक उच्च न्यायालय ने मेरे को एंटिसिपेटरी बेल दी है, अब आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। अब अगर वो बिना बेल लिए जाते असम के अंदर तो ऑब्वियसली बात है वो अरेस्ट हो सकते थे। तो इस चीज से बचने के लिए उन्होंने सोचा चलो भी ठीक है मैं एक शॉर्टकट लेता हूं। लेकिन हुआ क्या? नमाज बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए, ठीक है। तो याद रखिएगा आउट ऑफ स्टेट बेल ली जाती है, इमरजेंसी के अंदर ली जाती है, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए मिलती है, और सरेंडर करना होता है आपको एक्चुअल कोर्ट यानी कि एफआईआर वाली कोर्ट के सामने। अब नॉर्मल एंटिसिपेटरी बेल और ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल के बीच में क्या डिफरेंस है? अगर आप बेयर एक्ट देखेंगे, ये से बोलते हैं बेयर एक्ट, ठीक है, ये एक कानून की किताब कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सेक्शन 482 के अंदर बीएनएसएस का यानी कि नई सीआरपीसी मैं कहूं, ठीक है, उसके अंदर सेक्शन 482 के अंदर एंटिसिपेटरी बेल दिया हुआ है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर ली जाती है। देखिए 2 तरीके की बेल होती है, एक बेलेबल ऑफेंस होते हैं, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जो कि आप थाने से आपको सीधी बेल मिल जाती है, आपको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ते, उसे कहते हैं बेलेबल ऑफेंस। और एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि आपको कोर्ट से ही बेल मिलेगी, थाने से आपको बेल नहीं मिलेगी। अगर आप ये बेयर एक्ट उठाएंगे बीएनएसएस का, इसके लास्ट में लिखे हुए हैं सारे ऑफेंसेस कौन से बेलेबल हैं कौन से बेलेबल नहीं हैं। हम यहां से देखते हैं, ये वो किताब है, ठीक है। अब ये नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर ली जाने वाली बेल है, क्योंकि अगर बेलेबल होती तो फिर तो थाने से ही ले ली होती ना, तो आपको पहले कोर्ट जाना पड़ेगा। इसके बाद में ये सिर्फ हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन से ली जाने वाली बेल है, यानी कि सत्र न्यायालय। इसे और किसी मजिस्ट्रेट की कोर्ट से नहीं ले सकते, आपको हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन जाना ही जाना पड़ेगा। ये कहां लिखा है? सेक्शन नंबर 482 बीएनएसएस के अंदर, जो कि बात करता है नॉर्मल एंटिसिपेटरी बेल की। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 2-4 जीके के सवाल हैं। हमारे देश के अंदर कितनी हाई कोर्ट्स हैं बताइए? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हाई कोर्ट्स का एक इश्यू चल रहा है अभी, तो क्या पता किसी एग्जाम में, जुडिशरी के एग्जाम में देखने को मिल जाए आपको। बताइए हमारे देश के अंदर कितनी हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है, 25 हाई कोर्ट है हमारे देश के अंदर। अच्छा, सबसे नई हाई कोर्ट कौन सी है? सबसे बिल्कुल न्यू हाई कोर्ट में कहूं, ओल्डेस्ट तो शायद कैलकाता है, ठीक है। सबसे नई कौन सी है बता सकते हैं आप? इस केस से बहुत उसका रिलेशन है। देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 2 हाई कोर्ट हैं जो कि बिल्कुल नई हाई कोर्ट है, जो कि 2019 में 1 जनवरी 2019 में इनका इनॉग्रेशन हुआ था, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल क्या है हाई कोर्ट का? हाई कोर्ट का आर्टिकल क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है, बताइए मुझे। आर्टिकल है 214, ठीक है,
214 नंबर हाईकोर्ट का एक आर्टिकल है जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिल जाएगा। और सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे लगता है कि शायद किसी भी एग्जाम में अब ये पूछा जाना बहुत जरूरी है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट, ठीक है, हर स्टेट की एक हाईकोर्ट होती है, तो अगर मैं ये पूछूं कि गुवाहाटी हाईकोर्ट किस किस राज्य के लिए एक कॉमन हाईकोर्ट है, जरूरी नहीं कि हर, क्योंकि स्टेट्स तो ज्यादा हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है, तो क्या हर स्टेट की अपनी एक अलग हाईकोर्ट है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो आप मुझे यह बताइए कि गुवाहाटी हाईकोर्ट किस किस स्टेट के लिए एक कॉमन हाईकोर्ट है। एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक याद कर लेना, अमन, AMAN। अब सर इसका मतलब क्या होता है, बता रहा हूं, असम, मणिपुर, सॉरी मिजोरम, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ठीक है, ये 4 स्टेट्स के लिए, फिर से बता रहा हूं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, इनकी एक कॉमन हाईकोर्ट है जिसका नाम है गुवाहाटी हाईकोर्ट। अब क्योंकि ये केस चल रहा है करंट अफेयर्स के अंदर, तो क्या पता इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। और जैसे और कौन कौन से एग्जांपल हैं कॉमन हाईकोर्ट के, अंडमान निकोबार हाईकोर्ट कहां पर है, कलकत्ता के अंदर उसकी जुरिडिक्शन बनती है, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो क्या बताया मैंने एंटिसिपेटरी बेल के बारे में, 482 BNSS के अंदर दिया हुआ है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए सीक करी जाती है ये बेल, हाईकोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में ही लगती है, सत्र न्यायालय में ही इसकी एप्लीकेशन लगती है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल का सेक्शन क्या है? कोई सेक्शन नहीं है, यानी कि इस किताब के अंदर, BNSS के अंदर ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है जी। उसके बाद में लेकिन हम फिर भी जो मोटी मोटी चीजें हैं वो 482 BNSS की ही फॉलो करते हैं, यानी कि एंटिसिपेटरी बेल की ही फॉलो करते हैं। अब यहां पे क्या होता है, लिमिटेड प्रोटेक्शन मिलता है और सरेंडर करना होता है। लिमिटेड प्रोटेक्शन मतलब 1 हफ्ते के लिए बेल मिली, आप जाके सरेंडर करिए, सिर्फ आपको इतनी रियायत मिल सकती है ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, अगर सपोज करिए आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई आपको एंटिसिपेटरी बेल, ठीक है, तो क्या अब आप अरेस्ट से बच सकते हैं? क्या पुलिस आपको अब अरेस्ट नहीं कर सकती? देखिए ऐसा नहीं है, पुलिस आपको अब भी अरेस्ट कर सकती है, यस, आपका अरेस्ट हो सकता है, क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल सिर्फ मिल जाने से इसका मतलब यह नहीं कि आपका अरेस्ट नहीं हो सकता, बल्कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है और आपने एंटिसिपेटरी बेल अब शो कर दी कि देखिए, आईओ को बताइए कि देखिए जी मेरे पास तो एंटिसिपेटरी बेल है, अब आपको आईओ क्या करेगा, रिलीज। एक सिंपल टर्म के अंदर समझाऊं, एंटिसिपेटरी बेल ना नॉन बेलेबल ऑफेंस को बेलेबल में कन्वर्ट कर देती है कि भाई अब तो आपको बेल मिलेगी ही मिलेगी अगर आपका अरेस्ट हो गया, ठीक है। इसलिए एंटिसिपेटरी बेल को प्री अरेस्ट बेल कहा जाता है, अरेस्ट से पहले ली जाने वाली बेल। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अरेस्ट नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, अरेस्ट हो गया, मेरे पास तो एंटिसिपेटरी बेल है, अब तो मैं छूट ही जाऊंगा। अगर मैंने एंटिसिपेटरी बेल नहीं ली होती तो अब कोर्ट डिसाइड करती कि यार इसको बेल अब दे या ना दे, वो काम मैंने पहले ही कर लिया, मैंने पहले ही एंटिसिपेटरी बेल लेके रख ली है। जैसे पुलिस वाले आएंगे मुझे अरेस्ट करेंगे, मैं उनको थाने में ले जाके दिखा दूंगा, देखो भी मेरे पास बेल है, पुलिस वाले मुझे छोड़ देंगे। कहां देखने को मिलेगा ये? सेक्शन नंबर 482 BNSS के अंदर देखने को मिलेगा। वहां एक लाइन लिखी हुई है, शैल बी रिलीज्ड, इसका मतलब छोड़ना ही पड़ेगा। रिलीज तो तभी होगा ना जब अरेस्ट होगा, अरेस्ट हो गया अब रिलीज कर दो, ठीक है। ये होता है एंटिसिपेटरी बेल का फंक्शन। अरे ये कहां से आ गया? ये भाई साहब एक बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। ये 3 चीज कह रहे हैं आपसे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए इनके चैनल को, क्योंकि आपको जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल रही हैं आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मिल पाएंगी। और आप अपने सारे दोस्त हैं उनका भी भला करिए शेयर करके, और इनके लिए एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बताने वाला हूं, क्योंकि लॉ आसान, आपको अब मेरी कोई भी वीडियो देखेंगे मैं उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट केस डील करता रहता हूं, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल क्लियर हो गया, हाँ जी हो गया, क्या होती है भाई? स्टेट से बाहर ली जाने वाली बेल होती है, जहां पर FIR नहीं होती, दूसरी स्टेट के अंदर बेल ली जाती है, वहां पे आपका कोई कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए मिलती है, सरेंडर करना होता है। अब किसी ने आपसे पूछ लिया केस लॉ पता है, ये तो सारी बात आपको बात पता लगी, केस लॉ पता है नहीं पता? हाँ जी मुझे केस लॉ भी पता है। प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 का एक बहुत लैंडमार्क केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस, जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल के बारे में, कि देखिए नो फॉर्म शॉपिंग, आप अपनी मनचाही कोर्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर ना मेरे को रिलीफ मिल सकता है तो चलो यहां पर फाइल कर देते हैं, नहीं, कुछ कनेक्शन होना चाहिए।
ठीक है, अक्यूज है सम कनेक्शन विद द कोर्ट, एग्जांपल रेजिडेंस या वर्क, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं। फिक्स टाइम होता है, सरेंडर करना होता है। ठीक है, केस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस, प्री, इंटरव्यू और आपकी लीगल अवेयरनेस के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, नो फॉरम शॉपिंग। इसका मतलब, फॉरम शॉपिंग का मतलब क्या है, मेरी मनचाही कोर्ट, मैं पिक एंड चूज करूंगा अपनी कोर्ट को, ठीक है, वो आपको अलाउड नहीं है। अब देखिए पवन खेड़ा केस के अंदर क्यों उनकी बेल पे स्टे लगा। देखिए उन्होंने क्या कहा कि मैं तेलंगाना से बेल लेके आ गया। अब तेलंगाना से बेल लेके आ गया, आपका कनेक्शन क्या था भैया, आप वहां रहते थोड़े ना हो। उन्होंने कहा नहीं जी मेरी वाइफ रहती है वहां पे, मेरी वाइफ का ना आधार कार्ड ना हैदराबाद का है। पाया क्या गया, वाइफ का आधार दिल्ली का था। ठीक है, अब जो आपका आधार दिल्ली में है और आप तेलंगाना के अंदर कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे, तो आपकी बेल पे तो स्टे लगेगा ना। आपको अगर ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल मिल रही है तो कोर्ट को इंक्वायरी करनी होगी इस चीज के अंदर कि क्या ये सच में उस स्टेट से कोई सरोकार है, उसका कोई रिलेशन है, नहीं है, इसलिए स्टे लग गया। अब हम सोच रहे होंगे स्टे क्यों लगा, ये एक्चुअल रीजन है स्टे का। ठीक है, और इनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक मौका भी दिया है कि आप एक काम करिए, आप गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर आइए। ठीक है, अमन, 4 वर्ड बताए थे ना मैंने, क्या, असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, अमन। ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट, आप आके बेल लगाइए अपनी गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर, आप एंटिसिपेटरी बेल फाइल करिए। ठीक है, इसको कंसीडर किया जाएगा। जस्ट बिकॉज हमने यहां पर रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अब आपका अरेस्ट होना ही होना है। ठीक है, और सॉलिसिटर जनरल है इसमें तुषार मेहता। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी अरविंद केजरीवाल के एक जो केस चल रहा है जहां पर जज को हटाने की बात करी जा रही है, वहां पर भी सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता। उस वीडियो को जरूर देख लेना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता लग जाएंगे। और अच्छा, कैन नॉट बाय प्रॉपर्टी, अब सपोज करिए एक आदमी के खिलाफ एफआईआर फाइल हो गई। ठीक है, अब वो क्या करता है, उसे पता है मेरे को एंटिसिपेटरी बेल चाहिए और मैं किसी एक ऐसी स्टेट के अंदर जाके लूंगा जहां पे मुझे लगता है कि रिलीफ मिल सकता है, तो एक काम करते हैं प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं वहां पे। ठीक है, थोड़े टाइम के अंदर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो ये भी अलाउड नहीं है क्योंकि आप जस्टिस को, आप कोर्ट को चकमा नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये नहीं कि फॉरम शॉपिंग अलाउड नहीं है और आप प्रॉपर्टी भी अगर वहां बना रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके बाद सारे डिस्कशन खत्म हो चुके हैं, फिर से ये भाई साहब आ गए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपसे मांग रहे हैं। तो देखिए मैंने आपसे डील कर लिया है ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल को, जहां पर मैंने बता दिया ये स्टेट से बाहर ली जाने वाली बेल है, लिमिटेड टाइम तक के लिए मिलती है। इसे एंटिसिपेटरी बेल के साथ कंफ्यूज मत करना क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल कहां मिलती है, जहां पर एफआईआर होती है उसी स्टेट के अंदर। ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल और एफआईआर कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको यह दिखाना पड़ेगा कि आप उस स्टेट के अंदर रह रहे हैं, आपका कोई बिजनेस है या कोई भी एक ऐसी चीज है। जैसी बेल मिली तुरंत भागो उस वाली कोर्ट में जहां पर आपके खिलाफ एफआईआर या फिर आपका जहां मैटर चलने वाला है, वहां पर सरेंडर करो। सरेंडर का मतलब अरेस्ट नहीं होता, वहां पे कोर्ट उसको कंटिन्यू कर देगी, आपकी एंटिसिपेटरी बेल बनी रहेगी। अगर पुलिस अरेस्ट कर भी लेती है तो डरना नहीं है, पुलिस को दिखा देना है कि हाँ जी देखिए मेरे पास तो एंटिसिपेटरी बेल है, पुलिस आपको छोड़ देगी। पवन खेड़ा शायद ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि तेलंगाना के अंदर उनका क्या एक कनेक्शन था, इस वजह से उनकी बेल पे स्टे लग गया है। आगे की जानकारी मैं आपको देता रहूंगा, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। लॉ आसान विद आदित्य। थैंक यू।